हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, हम लोग जो है अपनी एएलपी के लिए साइंस की क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आप जो है आज अभी तक 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और 250 के आगे आज हम लोग 300 तक देखेंगे। और जो आप लोग रोज़ रोज़ जो मैसेज कर रहे हो ना कि सर जी एक बुक कंप्लीट करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये पूरी बुक मैं आपको कंप्लीट कराऊँगा। इसमें 14,000 से ज़्यादा 14,000 प्लस क्वेश्चन है, मैं सब करा दूँगा, विद इन टाइम करा दूँगा। बस अभी क्या है ये जो खांसी वाली दिक्कत जो चल रही है, इसके लिए ही थोड़ा सा बस है। ये जैसे ही तबीयत ठीक होती है मैं आपकी क्लासेस बढ़ा दूंगा। जहाँ पे अभी आपका एक क्लास हो रहा है, रिकॉर्डेड क्लास एक मिल रहा है, ये बढ़ के 2 से 3 हो जाएंगे। फिर उसके अलावा कुछ लोगों ने मैसेज ये भी किया था कि सर जी मैथ और रीजनिंग भी यूथ की कंप्लीट करा दीजिए। बिल्कुल भैया, प्रीवियस ईयर का मैथ रीजनिंग भी कंप्लीट कराऊंगा। बस आप लोग कुछ 8-10 दिन का समय दे दीजिए। ये जो मेरी खांसी है मैं इसको सही कर लूँ, क्योंकि जब बीच में बोलूँगा मैथ पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे बोलना भी पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा। साथ ही साथ अब उसमें ये भी कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा बोलने का काम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए खांसी बढ़ जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा इसको सही कर लेने दीजिए, मैं आपकी रीजनिंग और मैथ दोनों स्टार्ट करा दूँगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हो कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो उसको शक्ति कहते हैं, कल ही बताया था। अब आज जो है हम लोगों का यहाँ से जो है स्टार्ट क्या होगा यहाँ से, शायद हाँ शक्ति पावर स्टार्ट हो जाएगा। शक्ति आज जो है हम लोगों का ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, शक्ति या पावर। ठीक है चलो आगे बढ़ो भाई। फिर देखो, यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर कितनी होगी? तो पावर के लिए क्या मैंने बताया था? मैंने पावर के लिए फॉर्मूला बताया था कि P बराबर क्या होता है, W बटे में T होता है। क्या होता है? W बटे T। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि W क्या होता है, कार्य होता है, और T क्या होता है, समय होता है, यानी कि कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य बटे समय इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो कार्य बटे समय किसमें लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। बस यही आंसर आपका हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आ गया, शक्ति बराबर W बटे T, जहां W का अर्थ क्या होता है? W का मतलब कार्य होता है, वर्क होता है। तो जब W का मतलब वर्क या कार्य होता है तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो कितने आसानी से आपके सामने क्वेश्चंस जो है बिल्कुल आसान तरीके से हो रहे हैं। कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूले से आपको देखो ये 3-4 क्वेश्चन मिल गए, और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कार्य करने की गति क्या कहलाती है? अब देखो यहाँ पे गति की बात कर दी है उसने, क्या कर दी है? गति। तो ऊर्जा, शक्ति, दाब और बल। जब कार्य करने की गति होगी तो वो आपकी शक्ति पर निर्भर करेगी। जैसी आपकी शक्ति होगी वैसे ही आप कार्य का गति तेज धीमी ज़्यादा कर सकते हो। जैसे बूढ़े वाले लोग होते हैं धीरे धीरे काम करते हैं क्योंकि उनके पास जो है उनकी पावर कम होती है। 55 नंबर, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? अब फिर वही गति आ गई तो क्या कर देगी? ये शक्ति जो होती है ये जैसी शक्ति होगी वैसे ही आपका कार्य करने की गति होगी। चलो फिर शक्ति का सूत्र पूछा गया है। अब शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति मतलब क्या होता है? पावर होती है, और पावर का मतलब क्या होता है? P होता है, और P बराबर क्या होता है? W बटे T होता है। इसका मतलब होता है कार्य, और बटे में समय होता है। तो ये लीजिए कार्य बटे समय, ये आपका आंसर हो गया। देखो थोड़ी सी स्पीड अप अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसमें। तो ये क्या है कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताने में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा वहीं पे समय आएगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? अब किए गए कार्य की दर क्या कहलाएगी? तो फिर वही चीज़ आ जाएगी कि शक्ति कहलाएगी, क्योंकि शक्ति ही क्या होती है? जो कार्य करते हैं जितने समय में करते हैं वो उसकी शक्ति पावर कहलाती है, शक्ति कहलाती है। और अगर हम लोगों को उसमें ज़्यादा समय लगा तो इसका मतलब हम लोगों ने पावर कम लगाई, समय कम लगा तो इसका मतलब पावर ज़्यादा लगाई। ठीक है, चलो फिर क्या लिखा हुआ है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन के द्वारा किया गया कार्य। देखो ये करने के, इसमें थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये है कि इसके लिए कई 1-2 फार्मूले लग जाएंगे। जैसे मोहन के द्वारा सबसे पहले तो आपको तय की गई दूरी पता होनी चाहिए। क्या? तय की गई दूरी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि तय की गई दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगी? कितनी सीढ़ी सेंटीमीटर का था 15। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और उसने चढ़ी कितनी थी? 50 सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो यानी कि वो कितना चल गया? 50 दूना यानी कि 7.5 मीटर चढ़ गया वो। ठीक है, 7.5 मीटर वो चढ़ गया। अगर 7.5 मीटर की ऊंचाई जो है वो मोहन की स्थिति जो ऊर्जा जो है
कह सकते हैं जो 7.5 मीटर की जो ऊंचाई होगी उस पर मोहन की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, मोहन के द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 7.5 मीटर की ऊंचाई पर मोहन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वो मोहन के द्वारा किया गया काम होगा। तो मोहन के द्वारा किया गया काम, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब अगर मोहन के द्वारा किया गया काम ये है तो आपको पता है कार्य जो शक्ति होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो शक्ति होती है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होती है, ऐसे P बराबर W/T होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, मोहन की स्थितिज ऊर्जा या कह सकते हैं मोहन के द्वारा किया गया कार्य, कार्य तो W बराबर क्या होगा यहाँ पे, मोहन की स्थितिज ऊर्जा या मोहन के द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि दोनों बराबर थे तो दोनों। और कार्य का फार्मूला क्या होता है, mg, हट जाओ भाई, हट जाओ, h और बटे में t। तो m कितना था 40 किलोग्राम, 40 kg, ठीक। g कितना है, g तो आपको पता है ये 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, ठीक। और h कितना है आपका, ऊंचाई कितनी चढ़ रहा था वो अभी आपने निकाली थी, कितनी 15 सीढ़ियां चढ़ रहा था, और नहीं 15 सेंटीमीटर की एक सीढ़ी चढ़ रहा था और वो कितनी जा रही थी 50 सीढ़ियां। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 15 गुणे 50, किसमें, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, बटे में कितना समय, तो समय कितना हो जाएगा 10, और क्योंकि ये सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। चाहते तो आप 7.5 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग 7.5 मीटर निकाल चुके थे। तो देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 ये चले गए। अब ऊपर कितना बचा, 15 चक्कू 60 बचा कितना बचा, 15 चक्कू 60 बचा, और बटे में कितना आ जाएगा ये 100, ठीक। और मीटर पर सेकंड kg, किलोग्राम, मीटर, अच्छा ये 50 भी तो अभी रखा है, तो ये कहाँ जाएगा, 15 चक्कू 60 गुणे 50, 50 से ये 2 बार चला जाएगा, 2 से ये 3 बार 2 से ये 30 बार चला जाएगा, तो कितना आ गया 30 आ गया, 30 आएगा, अरे नहीं यार 1 0 और लगेगा, क्योंकि 60 और ये 2 0 लग जाएंगे ना। एक सेकंड रुको, फिर से बता दूं, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो क्या क्या बचा था, ये 4 बचा था, ये कितना बचा है 15 बचा है, और गुणा कितना बचा है 50 बचा है, बटे में कितना बचा है 100, नहीं 100 तो कट गया, तो 10 बचा था। तो 15 चक्कू 60 और 6 पंचे, ये से 60 गुणे 50, 6 पंचे 30 और 3 0, कितना आ जाएगा 3000, और बटे में 100, 0 से 0 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 300 वाट आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको पूरा फिर से देख लीजिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब देखो 59 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 200 मीटर 20 मीटर की ऊंचाई तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति, तो शक्ति निकालनी है। पहले तो आपको यहाँ पे जो बल है सब कुछ पता है, आपको एफ पता है, एफ कितना है 600 न्यूटन, ठीक है। फिर कोई लड़का कितनी देर तक, समय कितना है, ऐसे टी बराबर 4 मिनट कह लेंगे या कह लेंगे 240 सेकेंड, ठीक है। फिर उसके द्वारा दूरी कितनी की गई है, यानी कि उसने डी कितना लिया है, डी विस्थापन उसका कितना है 20 मीटर का, ठीक। अब उसके द्वारा जो लड़के द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होगा, सबसे पहले कार्य, यहाँ पे उसके द्वारा कार्य कितना हो जाएगा, उसने कितना बल लगाया था, एफ लगाया था, उसने तय की गई दूरी कितनी थी, कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता है, तो कितना हो जाएगा 600 न्यूटन इंटू डी कितना है 20 मीटर, कितना बना देगा 6 दूनी 12 और 3 0, यानी कि जूल, 1200 जूल उसका कार्य हो गया 1200 जूल कार्य हो गया। अब उसकी अगर तुम शक्ति निकालोगे तो यानी कि पावर, तो पावर का मतलब क्या होता है डब्लू बटे में टी, डब्लू कितना है 12000, ठीक है, और उसका समय कितना है 240, 24 एकम 24 पंचे 0,
ठीक है, तो जूल बटे सेकंड आ जाएगा क्योंकि ये सेकंड में था, तो कितना आ जाएगा 50 जूल बटे सेकंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 50 वॉट। जूल बटे सेकंड क्या बनता है वॉट, तो ये लीजिए 50 वॉट आपका आंसर हो गया। चलो फिर देखो 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई इतनी है। देखो फिर वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने आया, सेम क्वेश्चन आया है, इसमें फिर आपको कुछ करना होगा नहीं, 40 सीढ़ियों की ऊंचाई आपको निकालनी है, तो 40 सीढ़ियों की ऊंचाई, सीढ़ियों की ऊंचाई कैसे हो जाएगी, क्या हो जाएगा 40 गुणे, और कितनी सीढ़ियां चल रहा, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी थी 15, तो कितनी बना देगा ये 600 सेंटीमीटर। और अगर 600 सेंटीमीटर को आप लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये 6 मीटर बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, ये दूरी बन गई, सीढ़ियों की ऊंचाई बन गई, तो h बन गया ये। ठीक है, उसके बाद में और उसने क्या कहा था, हाँ अब फिर जब h मिल गया तो आप सीधे निकाल लोगे W बराबर mgh। ठीक है, m कितना था 50 kg, फिर उसके बाद में g कितना है, g आपको 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो 10 मीटर बटे में सेकंड, और गुणे, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी 6 मीटर की। ठीक है, तो आप सीधे सीधे गुणा कर देंगे तो कितना था 50 kg, 50 दामन 500 6 पंचे 30 और 2 जीरो और, यानी कि कितना बना देगा ये बना देगा 3000 जूल बना देगा। क्या बना देगा 3000 जूल बना देगा, और कितने सेकंड में, यानी कि किया गया कार्य तो इतना हो गया, और बटे में अगर हम टाइम लिख देंगे तो ये p बना देगा। तो p बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे समय, तो 9 से इसको 9 सेकंड से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 9 तियां 27, फिर बचेगा 3, 9 तियां 27, 9 तियां 27.33 वाट, यानी कि 333.34 वाट आपका, नहीं 34 नहीं होगा क्योंकि 5 से बड़ा नहीं है, तो 3.333 वाट आपका आंसर हो जाएगा। 61 नंबर, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। बल और वेग, बल कितना होता है, बल का फॉर्मूला, बल क्या होता है, बल तो F होता है, और वेग क्या होता है F v, तो F इंटू बी उसने पूछा है किसके बराबर होता है, तो ये तो पावर के बराबर होता है, यानी कि शक्ति के बराबर हो जाता है। ये लीजिए आपका आंसर हो गया, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को शक्ति कहते हैं। अगर आप किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल F लगाएंगे तो इस बल पर जो आरोपित जो पावर होगी उस वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर हो जाएगी, तो वही P बराबर F इंटू बी हो जाता है बस। देखो 40 किलोग्राम का भार लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक की ऊंचाइयों वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ सकती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति। ये क्वेश्चन देखो फिर वही उसी तरीके से आ गया है। सबसे पहले तो आपको यहां पे क्या निकालना है कि उसका कार्य निकाल लीजिए, W बराबर mgh से, W बराबर mgh से होता है, तो m कितना है 40, g कितना है, g तो आपको पता है हमेशा 10 लेना होता है, और h कितना है 5 मीटर तक की ऊंचाई सीढ़ियां हैं, 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 400 दामन 400 दामन 400, 5 से गुणा कर देंगे तो 2000 बना देगा। ठीक है, 2000 बन गया। अब आपको P बराबर पता है कि क्या होता है W बटे में T, W निकल के आ गया है 2000 जूल, और T कितना है 4 सेकंड, तो ये 4 सेकंड, तो 4 से इसको भाग दे देंगे, 4 पंचे 20, 500, और जूल बटे सेकंड क्या बना देता है वाट बना देता है, तो 500 वाट इसका आंसर हो गया। 63 नंबर, 50 केजी का द्रव्यमान एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई इतनी है, तो ठीक है। देखो अब एक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तो 45 सीढ़ियों की ऊंचाई 45 की ऊंचाई लिख लेता है सीधे। 45 की ऊंचाई कितनी बना देगा 45 गुणे 16, तो कितना बना देगा 16 पंचे 80, और 16 चक्कू 64, और 8 72, 720, और ये किस में बना देगा सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल देंगे तो 7.2 मीटर बना देगा, ये 7.2 मीटर बन गया आपका ये सॉरी। ठीक है, 7.2 मीटर बन गया, तो आप तुरंत W निकाल लेंगे। W बराबर क्या होता है M G और H कितना बन गया 7.2, सीधे से गुणा 510 की गुणा इससे कर देंगे 72, 72 पंचे कितना होता है 5 दूनी 10, और 7 पचे 35, और 1 36। ठीक है, और 1 जीरो और लग जाएगा, यानी कि 3600 आ जाएगा। और आपको पता है कि जो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W और बटे कितना होता है W बटे T, यानी कि 10 सेकंड, तो 10 से इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 360
वाट आ जाएगा। चलो, औसत शक्ति में किसके बराबर होती है? औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? जो औसत शक्ति होगी वो किसके बराबर होगी? तो जो कुल जो ऊर्जा प्रयोग करेगा कितने समय में करेगा, यही उसका फार्मूला हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है P बराबर क्या होता है, W/T होता है। तो W कार्य तो तभी कर पाएगा ना जब वो ऊर्जा खर्च करेगा। कार्य तो वो तभी खत्म कर पाएगा जब वो कुल ऊर्जा मतलब ऊर्जा से काम करेगा। क्या हो जाएगा? कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे में कुल समय। चलो 65 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 50 kg का भार का लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, तो सीधे सीधे हम लोग ऐसे एच लिखेंगे। हमको पता चल गया, अब इतने सवाल लगा चुके हैं तो 15 चक्कू 40 गुणे 15 कितना बना देगा? 600 सेंटीमीटर। तो तुरंत ये मीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर। ठीक है, आपको पता चल गया, तुरंत आप W निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? 50 गुणे 10 गुणे में 6 कितना बना देंगे? 5 छक्का 300 छक्का 30 और ये 2 जीरो 3000 जूल। और तुरंत ही आपको W निकाल लेना है P। तो P क्या होता है? W। तो 3000 बटे में सेकंड कितना था? 10 सेकंड। तो 10 से इसको भाग दे दो तो 300 आ जाएगा, 300 वाट। ये लीजिए 300 वाट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी, वरना भाई हम लोग ऐसे बैठे रह जाएंगे और हमारा समय क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इसीलिए फिर देखो अगला क्वेश्चन। 50 kg 45 चरणों की सीढ़ियों में 9 सेकंड्स में चढ़ता है और प्रत्येक चरण इतना है। तो फिर वही H बराबर कितना हो जाएगा? 45 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75 और 7 15 चक्कू 60 और 7 67। और इसको ये सेंटीमीटर में आया, इसको तुरंत ही हम लोगों ने बदल दिया 6.75 मीटर। हो गया। अब आपको पता चल गया, फिर वही निकालो। W बराबर क्या हो जाएगा? 50 गुणे 10 गुणे 6.75। अगर इसको हम लोग गुणा करेंगे तो देखो डबल जीरो लगाए तो इसका मतलब यहाँ पे डबल जीरो खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। और 5 × 5 5 से सीधे गुणा कर दो, 5 × 25 के 5 यहाँ से लगा दो, 5 × 7 35 और 2 37 और 5 × 30 और 3 33। ये आ जाएगा आपका जूल। इतना आंसर आ जाएगा। जिसको ये समझ में ना आया हो आप अपने आप गुणा कर लेना, ये गुणा बहुत सरल है। 2 जीरो है, दशमलव खत्म हो जाएगा। फिर क्या 5 उसके बाद 5 × 5 और 5 से सीधे गुणा कर देंगे। ठीक है, बस तुरंत। फिर P बराबर क्या होता है? आपको पता है W बटे में समय। तो इससे 9 चौक 36 होता है, तो 9 तियां 27 हो जाएगा, 6 बचेगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, बचेगा 4, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, यानी कि 375 वाट आ जाएगा। ये लीजिए 375 वाट आ गया। भाई कैलकुलेशन सुधारनी पड़ेगी। जिसको भी ये कैलकुलेशन मेरी इतनी ना समझ में आई हो तो भाई कैलकुलेशन अभी करिए। ठीक है, चलो। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 16 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकेगी? तो अब आपको यहाँ पे ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या निकालना है। आपको निकालनी है P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है W और बटे में समय। ठीक है, 160 वाट हमारा P निकल के आ गया। P कितना दे रखा है? 160। W हमको यहाँ पे पता नहीं है। ठीक, क्या है? W हमको नहीं पता है, लेकिन W बराबर क्या होता है? mgh होता है और बटे में समय कितना है? 20 सेकंड। तो ये इधर पहुंच जाएगा इसके। तो 160 गुणे 2 बराबर mgh। तो m की वैल्यू है 40 न्यूटन, गुणे g की वैल्यू हो जाएगी 10 और गुणे h की वैल्यू आपको पता नहीं, वही लेनी है। 0 से 0 नहीं, सॉरी, 1 0 से ये 0 चला गया, 2 से ये 20 बार चला गया, 4 से 5 4 बार चला गया और 4 से ये 5 बार चला गया। ठीक, तो कितना बचेगा? 4/5 बराबर h। तो कितना आ जाएगा? 0.8 मीटर। कुछ गड़बड़ हुआ है शायद, आंसर नहीं आ रहा है। एक सेकंड रुको, मैं जरा फिर से लगा लेता हूं इसको। आपको सबसे पहले P बराबर पता है W/T होता है। P की वैल्यू दे रखी है 160, W को लिखेंगे mgh और बटे में कितना? 20 सेकंड। तो 20 तो इसके साथ चला जाएगा, तो 160 गुणे 20 बन जाएगा ये, बराबर m कितना है? 40 और g कितना दे रखा है इसका? g कितना हो जाएगा? 10 और गुणे में h। ठीक, तो अब h बराबर, जब अगर h बराबर रखना है तो क्या करेंगे? 160 गुणे में 20 और बटे में 40 बटे में 10।
1 0 1 0 1 0 1 0, 4 चक्कू 16, 4 दूना 8, 8 आ जाएगा, यानी कि h बराबर 8 मीटर आ जाएगा। तो 8 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। 1 0 पिछले बार मिस हो गया था। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई इतनी है। तो यानी कि सबसे पहले तो h निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, 44 गुणे 15, कितना हो जाएगा, 15 चक्कू 60 और 6 66 मीटर सेंटीमीटर। ठीक, तुरंत ही ये कितना बना देगा, 6.6 मीटर। ठीक, आपको ये h भी पता चल गया, तुरंत आप w निकाल लेंगे। w बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुणे 10 गुणे 6.6। ठीक, 6.6 से 10 की गुणा होगी, 66 बच जाएगा, 66 की गुणा 6 पंचे 30 और 3 33, 3300, ये आपका जूल आ जाएगा। तो p बराबर तुरंत ही रख देंगे w बटे में सेकेंड समय जी 0 330। ठीक, देखो यहाँ पे जूल में भी दे रखा है, जूल में मत पहुंच जाना, आंसर गलत हो जाएगा। यदि कोई एजेंट समय t में w काम करता है तो उसकी पावर कितनी होगी। अब लो, p बराबर पता है w बटे t होता है, तो वही आंसर आपका हो जाएगा w बटे t। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे और अब 270 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं। तो 50 केजी द्रव्यमान का लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है और प्रत्येक 43, तो h बराबर तुरंत 43 गुणे 15, तो 43 करेंगे तो 15 यहाँ 45, 15 चक्कू 60 और 4 64 सेंटीमीटर, तुरंत यहाँ पे ये 6.45 मीटर बन गया। तो w बराबर निकाल लेंगे, 50 गुणे 10 गुणे, बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे ये 10 कहाँ से आता है, तो भैया g की वैल्यू होती है, हट जाओ भाई, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हाँ, g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके, तो 10 और 6.45 सेंटीमीटर। फिर वही चीज 2 के बाद दशमलव है, 2 जीरो भी है यहाँ पे, तो 0 0 से दशमलव हट जाएगा, 5 की गुणा करनी है सिर्फ, कितना हो जाएगा, 55 25, 5 चक्को 20 2 22, 6 पंचे 30 और 2 32, और ये आपका जूल में आ जाएगा। तुरंत आप p निकालेंगे, तो p बराबर क्या होता है, w बटे t, यानी कि 10 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 322.5 वाट, 322.5 वाट। ये लीजिए आपका आंसर। देखो, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण बन जाएगा, तो भाई ये तो शक्ति का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, शक्ति का, क्योंकि जिसकी ज्यादा शक्ति वो अधिक कार्य करेगा, और ज्यादा कार्य कर रहा है तो इसका मतलब उसकी शक्ति अधिक होगी। चलो 72 नंबर, 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु औसत शक्ति कितनी लगी। तो पहले तो आपको W निकालना पड़ेगा, और W निकालना पड़ेगा, हाँ W तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि W के बिना तो काम होगा नहीं। चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे सबसे पहले W निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, W बराबर mgh होता है। ठीक है, तो m कितनी है, 80 गुणे 10, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू ये 40 मीटर 40। ठीक, ये पता चल गया W। अब हम लोग P निकालेंगे, P बराबर क्या होता है, W बटे T होता है। तो W कितना है, 80 गुणे 10 गुणे 40 बटे में T कितना है, 50 सेकेंड। तो ये लिए 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10 चला गया, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 8 8 64 640, कितना आ जाएगा, 640 जूल बटे सेकेंड। अगर ये वाट में होता है तो इसको हम वाट में लिख लेते, वरना जूल बटे सेकंड। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये देखो जी की वैल्यू दे रखी है, तो जिसको भी ये जी की वैल्यू नहीं समझ में आई वो यहाँ से देख सकता है। चलो अब देखो एक और क्वेश्चन शक्ति का है, इसके बाद एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र तो आपको पता है W बटे T होता है, लेकिन यहाँ लेकिन यहाँ पे इसने चेंज कर दिया है। कैसे चेंज कर दिया, देखो P बराबर W बटे T होता है, अब इसको V स्क्वायर बटे R भी लिख सकते हो। ठीक है, क्यों, V स्क्वायर बराबर सॉरी V स्क्वायर बटे R, और इसको जो V हो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इंटू आई। ठीक, V इंटू आई। देखो इसके 3 फार्मूले होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसके 3 फार्मूले होते हैं। एक तो आपको ये पता चल गया, पहला
ये बी स्क्वायर बराबर आर, दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा जो हो जाता है बी इंटू आई, ठीक है, बी इंटू आई, और तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा भाई हो जाता है आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, तीन, तो तीनों ही आपको दे रखे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर बन जाएगा, ठीक, इनमें से सभी। चलो अब देखो यहां से एनर्जी स्टार्ट हो रही है, क्या स्टार्ट हो रही है, एनर्जी। हम लोग यहाँ से अब एनर्जी के फॉर्मूले करेंगे, मतलब सूत्र सवाल करेंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे एनर्जी के वो करेंगे। चलो, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। देखो उसका जो सिद्धांत होता है उसके अनुसार कहा क्या गया है, उसके अनुसार ये बताया गया है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में ही परिवर्तित होती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऐसा तो उसने बताया है साफ साफ कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है ना ही खत्म, ठीक, तो ये तो खत्म हो गया। ना ही नष्ट किया, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता नहीं, उसे तो नष्ट ही नहीं किया जा सकता। ऊर्जा निर्माण किया जाता है और उसे नष्ट भी किया जाता है, नहीं, ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। बस सीधी सी बात है कि ऊर्जा को हम लोग ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में उसको परिवर्तन कर सकते हैं, बस। चलो, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्योंकि ऊर्जा खत्म तो होगी नहीं, संरक्षित हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। अब यहां से ही आपकी अभी देखना क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और आप कितने अच्छे से उनको पिक करके आराम से आंसर पिक करते हो, क्योंकि इससे पहले ये क्वेश्चंस जब भी आए होंगे आपके सामने आपने इसमें गलतियां की होंगी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लें, यानी कि वायु का जो प्रतिरोध है, मतलब जो विपरीत लग रही है, अगर हम उसको जीरो मान लें, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा जहां पर वो रुका होगा और गतिज ऊर्जा जितनी वो चल रहा है, उनके बीच का योग क्या होगा, ठीक है। तो योग उनका स्थिर ही रहेगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। और जो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित होती है। तो वही ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जो है कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है, क्योंकि पहले वस्तु रुकी थी, अब आपने हाथ से उसको छोड़ दिया तो वो गतिज ऊर्जा में हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होगा, समान रहेगा या स्थिर रहता है, ठीक है। स्थिर को ऐसे आप समान भी लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित के रूप में संग्रहित ऊर्जा। अब एक बात बताओ, जब आपने कोई स्थिति मतलब उसको रबर बैंड को खींचा, अब खींच के एक जगह पर रोका, तो रोकते ही तुरंत क्या बन जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। छोड़ देंगे तो फिर गतिज ऊर्जा आ जाएगा, क्योंकि तब वो अपने पुराने स्थिति में आने के लिए उसको क्या होगा, इधर से उधर भागेगी। 78 नंबर, के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, द्रव, प्लाज्मा, ठोस या गैस। देखो जो गैस होती है उसमें जो हमारे कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए इनकी वजह से क्या होती है, इनके जो कण होते हैं इनकी गति बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसीलिए कहा जाएगा कि गतिज ऊर्जा किसमें सबसे अधिक होगी, वो होगी गैस में। चलो फिर देखो 79 नंबर, के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। फिर सेम वैसा ही क्वेश्चन, लगभग वैसा ही आया है कि कणों की गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होती है, तो फिर वही चीज हो जाएगा कि गैसों की गतिज ऊर्जा जो है वो सबसे तेज होती है। एक घर में एक माह में 900 गुणे 10 की घात 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई है, इसकी यह ऊर्जा कितनी है। अब देखो इसकी ऊर्जा बतानी है, तो देखो आपको यहाँ पे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो एक यूनिट होती है, जो एक यूनिट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलोवाट आवर कहते हैं, जिसको हम लोग 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल में दिखाते हैं, ठीक। अब आपको 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल में दिखाते हैं, तो आपको अब कुछ करना ही नहीं है, जो भी वैल्यू हमारी दे रखी है उससे बस इसको भाग दे देना है। जैसे क्या वैल्यू दे रखी है, 900 गुणे 10 की घात 6 बटे में 3.6 गुणे 10 की घात 6, 10 की घात 6 से 10 की घात 6 चला गया, दशमलव हटा 0 बढ़ गया और शशरंग 36 हो जाएगा, और ये 15 बार 90 चला जाएगा और बचेंगे 2 जीरो। फिर 6 दूनी 12 बचेगा 3, 6 पंचे 30 और 0। ये लीजिए 250 आपका आंसर आ गया। क्या कठिन था, नहीं कठिन था, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, आपको एक यूनिट से डिवाइड कर देना, उसकी वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। चलो पवन चक्की पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का प्रयोग करती है, तो पवन चक्की में क्या होता है, पवन चक्की घूमेगी तभी तो कार्य करेगी, और जब घूमेगी तो उसमें गति आएगी, गति आते ही तुरंत क्या बन जाएगी, गतिज ऊर्जा बन जाएगी।
82, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को में बदल देती है। आप जैसे ये स्प्रिंग है, इसको हमने ऐसे खींच रखा था, अब अगर हम इसको छोड़ेंगे तो आप खुद बताओ ये ऊर्जा जो उसने पूछी है अपनी स्थितिज ऊर्जा को में बदल देगी। स्थितिज ऊर्जा मतलब हमने इसको ऐसे करके इधर से खींचा था और इधर से भी खींच रखा, अब ये खिंची हुई है, अभी तो हमने इसको पकड़ रखा तो ये स्थितिज ऊर्जा में है, लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग है तो क्या करेगी, ये ऐसे ऐसे हिल जाएगी पूरी, ये हिल जाएगी और हिलते ही तुरंत किस में बदल जाएगी, ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 मतलब हाफ mv², ऐसे समझ लीजिए, ऐसे याद रहेगा, हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। आगे अभी काम आएगा। चलो 83 नंबर, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में के साथ वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होती है ये पूछा जा रहा है, वेग, ऊंचाई, विस्थापन और दूरी। अगर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी के साथ वृद्धि होती है, ऊंचाई के साथ उसकी वृद्धि होती चली जाती है, जितनी ज्यादा ऊंचाई, क्योंकि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है उसकी ऊंचाई के साथ बढ़ती जाती है। 284, निम्न में कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में ही तो बताया है कि ऊंचाई के साथ क्या बदलती है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बदलती है, तो यहां पे स्थितिज ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। 85 नंबर, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को, अब देखो एक चीज ऐसे समझो, अगर आपने स्प्रिंग को खींच रखा था, अब इसको पुनः अपनी स्थिति में आने के लिए पहले तो आपने खींच के रखा था तो स्थितिज ऊर्जा में थी, अब वो वापस आई है तो किस में आ जाएगी, गतिज ऊर्जा में। तो उसने सीधे से कहा है कि किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग कैसी होती है, स्प्रिंग तो भैया आपस में जुड़ी हुई होती है, हमने उसको खींच के पहले तो बड़ा कर दिया, अब हम उसको अगर छोड़ेंगे तो अपने आकार में जब आएगी तो वो स्थितिज ऊर्जा में हो जाएगी, क्योंकि वहीं पे जाम हो जाएगी, लेकिन जब हम उसको छोड़ेंगे तब तक वो रहेगी किसमें, गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा में तो वो तब रहेगी जब तक वो हिलेगी, लेकिन एक समय के बाद वो स्थितिज ऊर्जा में आ जाएगी। जैसे आप रबड़ को खींचिए, छोड़ दीजिए, अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगी। 86 नंबर, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा, बांध में एक बात बताओ, पानी क्या होता है, एक जगह पे ही तो जाम रहता है, कहीं उधर बहता तो है नहीं, जब बहेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा रह जाएगी। 87 नंबर, देखो एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, अगर गतिशील वस्तु है तो वो क्या प्राप्त करेगी, ऊर्जा प्राप्त करेगी। कौन सी ऊर्जा प्राप्त करेगी, गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, एक साथ देखो आपके कई क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, जब मैं इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चंस जो है मेरे सारे देखा करिए, आप लोग निश्चिंत रहें, आपको ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको पूरी नहीं होगी। आप जब इस क्वेश्चंस को देखेंगे, जब आप लास्ट में जब पूरी कंप्लीट बुक कर लेंगे, जब आप टेस्ट पेपर देने लगेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, यार ये तो आता है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें। 88, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा में युक्त है। जब कार चल रही है तो सिंपल सी बात वो गतिज ऊर्जा में हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। अब अगर धनात्मक की बात आ जाएगी तो धनात्मक तो वही होगी जब गाड़ी गति कर रही होगी, क्योंकि अगर उसमें ऋणात्मक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी, तो रुकना तो है नहीं। गाड़ी को चलना है तो उसकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, क्योंकि मंदन क्या होता है, मंदन होता है निगेटिव में, मंदन का मतलब होता है किसी वस्तु को रोकना। 90, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है, जो ऊर्जा होती है उसकी व्यावसायिक इकाई, यानी कि उसकी जो सीजीएस पद्धति है उसमें उसको क्या कहा जाता है, एसआई पद्धति। ठीक है, एसआई पद्धति में तो उसको जूल कहते हैं, सीजीएस पद्धति में उसको कैलोरी में मापते हैं। तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि व्यावसायिक इकाई क्या होती है, तो जो व्यावसायिक इकाई होती है वो तो या तो वाट या किलोवाट घंटा में मापी जाती है। ठीक है, उसकी जो ऊष्मा जो ऊर्जा जो होती है, जिसको ऊष्मा भी कहते हैं, उसकी जो व्यावसायिक इकाई यानी कि कॉमर्शियल यूनिट जो होती है वो किलोवाट घंटा होती है। क्या होती है, किलोवाट घंटा। ठीक है, वाट W और किलोवाट को KW जो है वो उससे दिखाया जाता है, वो बिजली के व्यय दर की प्रतिनिधि व्यक्त करता है, वो बिजली की दर के लिए होता है। चलो, 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती हैं भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, इनमें से कौन सी राशि समान होगी। देखो आपको यहाँ पे दो चीजें पता होनी चाहिए,
कि द्रव्यमान क्या क्या है। एक तो द्रव्यमान आपका ये दे रखा है और एक द्रव्यमान ये दे रखा है, तो यानी कि m1 करके ऐसे आप लिख लेंगे कि 8 kg है, और m2 करके आपको कितना दे रखा है, 3 kg दे रखा है भाई, दे रखा है। ये भी आपको पता है कि ज्यादा कौन सा है, तो m1 जो है वो ज्यादा है m2 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो स्थितिज ऊर्जा होगी ऐसे करके m1 g और h ज्यादा होगी किससे, m2 g h2, ठीक है, h से। कैसे, कितनी हो जाएगी, m कितना था 8 गुणे 10, और कितने ऊंचाई से गिराई जाती है, नहीं, ये भूमि से 10 मीटर ऊंचाई पर उनमें से कौन सी राशि समान होगी, ये देखो, तो यहाँ पे भी 10, और ये इसका कितना था 3 गुणे 10 गुणे 10, तो इसका मतलब ये जो है इसका आ रहा है 800, ये ज़्यादा बन जाएगा किससे, 300 से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये तो पता चल गया कि भाई हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो फर्स्ट वाले द्रव्यमान की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। अब ये जो इतना तो हो गया, ठीक है, इतना हो गया, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ऐसे करके। अब अगर इतना हो गया तो आपको एक चीज ये भी पता होगी, अगर 10 मीटर की ऊंचाई से वो गिराई जाए, मेरी राइटिंग पे भाई मत जाना, ठीक। तब उनका वेग क्या हो गया, वेग कैसे निकालते हैं, v² बराबर u² प्लस 2gh, क्योंकि हमको यहाँ पे g और h ही पता है, और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हमको नहीं पता, तो प्रारंभिक वेग तो उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने हाथ में पकड़ के कोई चीज़ छोड़ी तो प्रारंभिक वेग तो उसका 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि 0 प्रारंभिक वेग u होता है, तो यानी कि 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 कितना बन जाएगा, ये 10 दामन 100 दूना 200 बन जाएगा। ये कितना, ये किसके बराबर बना है, v² बराबर 200 बना है, तो आपका v बराबर क्या बन जाएगा, 10√2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको 10√2 मिल गया। अब आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv², और क्योंकि एक m1 है और एक m2 होगा तो सिंपल सी बात है कि वो एक m2 से ज़्यादा होगा, हाफ mv। अब आपको यहाँ पे ही फॉर्मूला रखना है, जगह तो है नहीं यार, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा, हाफ m कितना था 8, v कितना निकल के आया है 10√2 आया है, कितना आया है, क्योंकि v दोनों का बराबर होगा तो आप v² ऐसे रखो, बराबर ये ज़्यादा हो जाएगा, कैसे, ये भी हाफ m2 v² तो दोनों के एक जैसे होंगे क्योंकि दोनों का v एक ही आया है, ठीक है। तो वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। फिर बचता है यहाँ से 2 चक्कू, और यहाँ पे कितना आया था 3, तो ये कितना कट जाएगा, तो 1.5, यानी कि 4 इज ग्रेटर देन 1.5। तो यहाँ पे अगर जब जो m1 जो है वो m2 से ग्रेटर आ रहा है, तो सिंपल सी बात पता चल गई कि जो 10 मीटर की ऊंचाई पर क्या होगा कौन सी राशि समान होगी, तो उनका त्वरण समान होगा। क्या होगा, उनकी जो त्वरण होगा यानी कि a वो समान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उनके जो गतिज ऊर्जा जो प्राप्त करेगा, तो उसका जो मतलब फार्मूले, हम हर जगह से जो भी चीजें निकाल के लाए, द्रव्यमान एक m1 का ज्यादा, m2 का ज्यादा, m2 से, और उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है m1 की फर्स्ट वाले की ज्यादा है, दूसरे वाले की कम है। फिर अगर हम लोग उनका वहां से जो गतिज ऊर्जा निकालते हैं तो वो भी क्या हो रही है, पहले वाले की ज्यादा हो रही है और दूसरे वाले की कम आ रही है। तो इसका मतलब जो है जब वो 10 मीटर की ऊंचाई पे होंगे तो उनके त्वरण समान हो जाएंगे। तो त्वरण कौन सा आंसर है, त्वरण आपका ये वाला आंसर है, और यही वाला आंसर सही हो जाएगा। जब एक दबी स्लिंग यानी कि स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है, तो अब वो स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देगा, तो भाई वो सिंपल सी बात है कि गतिज ऊर्जा में बदल देगा, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर 93, एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, ठीक, संपीड़ित स्प्रिंग मतलब जब खिंची हुई स्प्रिंग होगी, ये खिंची हुई स्प्रिंग है, और जब खिंची हुई स्प्रिंग होगी तो इसमें कौन सी ऊर्जा काम करेगी, तो जब खिंची हुई है तो सिंपल सी बात वो रोके हुए होगा, खिंची है तो स्थितिज ऊर्जा, अगर वो छोड़ देगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, किसके अनुरूप गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। अच्छा, तो घर्षण, समय, द्रव्यमान या गति, तो गति, जितनी ज्यादा गति करते जाओगे उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती चली जाएगी। 95, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है, तो
किस पर करेंगे, जितना उसका द्रव्यमान और जो वेग होगा, तो यानी कि द्रव्यमान वेग, क्योंकि उसका फार्मूला क्या होता है के गतिज ऊर्जा यानी कि के ई का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि जितना उसका द्रव्यमान होगा और उसका जो वेग होगा उसी के उस पर वो निर्भर करेगी। द्रव्यमान और वेग का फार्मूला याद हो, आंसर अपने आप मिल जाएगा। 96 नंबर, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है। जो जल विद्युत ग्रह होते हैं जहाँ से पानी से बिजली बनाई जाती है, तो उसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है। तो पानी जब चलेगा, टरबाइन घूमेगी, तभी तो वो बिजली बनेगी, तो यानी कि उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। 97 नंबर, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, एक पटाखे का विस्फोट कोई मतलब नहीं है इसका। एक टॉर्च को ऑन करना, इससे भी कोई मतलब नहीं कि एक टॉर्च को ऑफ करना, क्या है मतलब। एक पेंडुलम का झूला, यानी कि पेंडुलम का झूला जो है उसने कहा है कि गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पेंडुलम को आप रोक दीजिए तो वो रुक जाएगा, हिला देंगे तो वो हिलता रहेगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। 98 नंबर, क्या हो जाएगा, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या ही फर्क पड़ेगा। देखो, जो इसका संवेग होगा, अगर आप इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, कितना कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं। अगर आप 3 गुना करेंगे तो जो इसका जो मान होगा वो 9 गुना हो जाएगा। तो 9 गुना आपको तीसरा ऑप्शन पे भी दिख रहा है, ये तो बात सही हो गई। लेकिन के बराबर होता क्या है, जो गतिज ऊर्जा जो संवेग होता है उसका जो संबंध होता है वो के बराबर पी स्क्वायर बटे 2m लिया जाता है। ठीक, अब अगर आप जो है पहली जो स्थिति बनेगी तो k1 बराबर पी स्क्वायर बटे 2m बनेगी। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, जब संवेग हम 3p कर देंगे। जैसे ही 3p करेंगे, ऐसे समझिए, जैसे k बराबर पी स्क्वायर बटे में 2m लेते हैं। अगर हम p बराबर, अगर हम यहाँ पे p बराबर, उसने क्या कहा है 3 गुना कर दें, उसका जो संवेग होगा 3 गुना कर देंगे तो 3p हो जाएगा। तो यानी कि जैसे ही 3p होगा तो 3p का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3p का स्क्वायर कितना होता है, 9p होता है, 9p स्क्वायर। तो यानी कि कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो बस सीधे सिंपल सी बात है कि वो कितने गुने पे पहुंच जाएगी, वो 9 गुने पे पहुंच जाएगी। अच्छा, 9 गुने पे पहुंचेगी। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये 9 गुने पे तो ऐसे कैसे पहुंच गए। देखो, ये 9p स्क्वायर लिखा है, ठीक है, 9p स्क्वायर बटे 2m, 9p स्क्वायर बटे 2m है। अब देखो, जब k बराबर आपका, ये k बराबर 9p स्क्वायर, तो 9 को तो आप ऐसे अलग रख लें और ब्रैकेट के अंदर रख p बटे 2m लिखेंगे। तो 2m क्या होता है, ये किसके बराबर था, ये तो k1 था। तो आपको k बराबर मैंने बताया था, k बराबर क्या होता है, p स्क्वायर बटे में 2m होता है। तो यहाँ पे भी p स्क्वायर बटे 2m की जगह क्या लिख देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा तुरंत, k2, ये 2 रखना है, हाँ, k2 बराबर कितना हो जाएगा, ये p1 k1 के बराबर था, तुरंत ही 9k1 हो जाएगा। ठीक है, 9k1। चलो आगे बढ़िए। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। अच्छा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, मांसपेशी, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अरे तो जब ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास, जब ऊपर हथौड़ा उठा लेगा तो एक समय के बाद वो रुकेगा तो स्थितिज ऊर्जा। अगर वो फिर नीचे लाता है तो गतिज ऊर्जा। लास्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन बन जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा का संयोजन बन जाएगा। बस तीसरा ऑप्शन जैसे ही दिख रहा है लगा दीजिए। देखिए एलपी टेक्नीशियन 2018 में देखो शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में पूछे गए हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो ठीक है, तो आज की जो क्वेश्चन थे हमारे 300 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। आज यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी जिसको भी ये PDF चाहिए वो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। बाकी इसी तरीके की और भी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।